अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो लास्ट एपिसोड। ज्यादा दूर नहीं गया था कि रीटा मिल गई। वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं रुककर उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। हेलो, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। हेलो रीटा, क्या बात है? कुछ सुस्त सी नजर आ रही हो। नहीं, कोई खास बात नहीं है। कुछ तो मैंने कहा ना, कुछ नहीं। तुम्हारी मर्जी है, मैं मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन दिल चाह रहा है कि तुम अपनी उदासी की वजह बताओ। यकीन करो मिस्टर एल्बर्ट, कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही सोचती रहती हूँ कभी कभी अपने बारे में। जिंदगी में कोई खास दिलचस्पी नहीं। कैसी अनोखी बात है कि इंसान अपनी मर्जी का ताबे भी ना रहे, बस दूसरों के लिए अमल करता रहे और यही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाए। हाँ रीटा, इसमें कोई शक नहीं। क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। मैं इसीलिए तुम्हें अपनी उदासी की वजह नहीं बता रही थी, लेकिन कभी कभी ऐसे ख्यालात जहन में आ तो जाते ही हैं। मैं तुम्हारी कहानी भी नहीं पूछूंगा रीटा। जाहिर है इंसान फितरी तौर पर गुनाहों की दलदल में घुसना पसंद नहीं करता। हालात उसे धकेलते हुए वहां ले जाते हैं। तुम्हारी कहानी भी उन बेशुमार कहानियों से मुख्तलिफ नहीं। मेरी कोई कहानी नहीं है। बस यूं समझ लो कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। कभी कभी एहसास होता है कि सिर्फ दूसरे ही का अलाकार बने रहना जिंदगी नहीं। कभी आज़ादी की फिजा भी नसीब हो तो इंसान अपने आप को महसूस करे। तुम आज़ादी की फिजा चाहती हो रीटा? हाँ, कभी कभी ये ख्वाहिश दिल में शिद्दत से उभरती है, लेकिन इसके मौके इस जिंदगी में मुमकिन नहीं। हाँ, मरने के बाद अगर किसी और जिंदगी का तस्वुर होता तो मैं शायद सोच सकती कि मुमकिन है आने वाली जिंदगी में मेरे लिए कुछ दिलचस्पियां हों। आओ वापस चलें, या फिर कहीं और घूमना चाहते हो? नहीं, वापस चलो। तुम्हारे साथी से मुलाकात हो गई? हाँ। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हो ना? क्यों, तुम्हें यह एहसास कैसे हुआ? दोनों के अंदाज से। अब मैं इतनी नादान भी नहीं हूँ, रीटा ने कहा और फिर दूसरी तरफ रुख करके बोली। अगर मुनासिब समझो तो वहां चलें चाय पीने। वहां क्या है? चाय खाना, या तुम उसे एक छोटा सा रेस्तोरां कह सकते हो। यहाँ रेस्तोरां भी है। यहाँ बहुत कुछ है। जिंदगी की वो तमाम दिलचस्पियां जो इंसानी ज़रूरतों के लिए होती हैं यहाँ मुहैया कर दी गई हैं, ताकि रहने वाले अफराद अपने आप को उदास महसूस ना करें। रीटा ने जवाब दिया और हम दोनों उस इमारत की तरफ बढ़ गए। इमारत वाकई एक छोटा मोटा रेस्तोरां ही थी। यहाँ काउंटर बना हुआ था। हॉल में चंद अफराद भी थे जो मुख्तलिफ मशरूबात से शुगल कर रहे थे। रीटा ने अपने लिए कॉफ़ी तलब कर ली और हम दोनों कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेने लगे। मैंने रीटा से सवाल किया, रीटा, क्या ये मुमकिन है कि कभी तुम इन लोगों के चुंगल से निकल सको? नहीं, इसका कोई इम्कान नहीं। ख्वाहिश है तुम्हारी, बस ये ख्वाहिश कभी कभी बेदार होती है। लेकिन मैं सोचती हूँ मिस्टर एल्बर्ट कि ये ख्वाहिश हमाकत है, बाहर की दुनिया से ज़्यादा मुश्किलात में घिरी हुई है। कहीं भी इंसान को वो सुकून मुयस्सर नहीं जिसका वो तसव्वुर करता है। तो इन हालात में मैं सोचती हूँ कि फिर ये ज़िंदगी क्या बुरी है। मुझे जो कुछ करना पड़ता है वो हर उस जगह करना पड़ेगा जहाँ मैं रहूँगी। तो फिर यही क्या बुरा है? हाँ, ये दूसरी बात है कि यहाँ से निजात पाने के बाद मुमकिन है मुझे कोई बेहतर जिंदगी मिल जाए। जिंदगी का वो दौर जो सख्त मुश्किलात का दौर होता है, जब इंसानी जिस्म जान में इतनी गुंजाइश ही नहीं रहती कि वो अपने तौर पर कुछ भी कर सके। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? मैंने सवाल किया। मुझसे कहा गया है कि एक मखसूस मुद्दत तक इन लोगों की मखसूस खिदमत अंजाम देने के बाद मुझे थोड़ी सी आसानियाँ फराहम की जाएंगी, और जब मैं रिटायर होंगी तो मुझे इतनी रकम दी जाएगी कि मैं बकिया ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूं। तुम्हें यकीन है कि ऐसा ही होगा? हाँ, कम से कम ये लोग जो कहते हैं उसकी पाबंदी करते हैं। ये लोग से तुम्हारी मुराद ग्रेचर से है? नहीं, मैंडोलिन, रीटा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, जाहिर है ग्रेचर के पास तो तुम आर्जी तौर पर हो। हाँ, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कैसी कैसी मुश्किलात से गुजरना पड़ा है ये मैं ही जानती हूँ, रीटा ने जवाब दिया। काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठे गुफ्तगू करते रहे और इसके बाद अपनी जगह से उठ गई। वापिस गारों में चलोगे या कहीं और घूमने फिरने का इरादा है? तुम जाओ, मैं ऐसे ही घूम फिर कर वापिस आ जाऊंगा। मेरा अपने ठिकाने पर जाने को जी नहीं चाह रहा था। चुनाचे इसके बाद भी मैं काफ़ी देर तक जजीरे पर मटर गश्त करता रहा और फिर उस वक्त वापसी के लिए जा रहा था कि सलाबो एक बार फिर मुझसे आ टकराया। इस बार वो तन्हा ही था। अभी तक घूम रहे हो? हाँ। ठीक है, मैं सोच रहा था तुमसे मुलाकात करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें रह गई थीं। चलते रहो, रुकने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं होऊंगा और मुमकिन है हमारे इन मसाइल का हल बहुत कम वक्त में निकल आए। क्या मतलब? कुछ उड़ती उड़ती सी इतला मिली है कि आज या कल में यहाँ का खेल शुरू होने वाला है। अच्छा, इस खेल के बारे में कुछ जान सके हो? अभी नहीं डियर, वैसे अंदाज़ा ज़रूर कायम किया है मैंने। वो क्या? यहाँ बड़े बड़े स्टोर हैं जिनमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मालियत का सामान मौजूद है, और ये यकीनन यहाँ से सामान मुंतकिल करते रहते हैं। मेरा मकसद है नया माल आता रहता है, पुराना माल जाता रहता है। तो हाल ही में यहाँ शायद माल जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो फिर इसमें हमारा क्या दखल होगा? कुछ नहीं। मुमकिन है हम भी तमाशे के शरीक हों। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता था, सलाबो ने कहा। ठीक है भाई, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैंने जवाब दिया और सलाबो के साथ चंद कदम आगे चलने के बाद उससे रुखसत हो गया।
वही आम सी जिंदगी, वही आम सी बातें। रीटा मेरी खिदमत पर मामूर थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब उसके अंदाज में कुछ तब्दीलियां पैदा हो गई हैं। यानी अब वो वही कुछ नजर नहीं आती थी जिसके लिए उसे मखसूस किया गया था, बल्कि उसके अंदाज में एक रख रखाव, एक वकार सा पैदा हो गया। इसके बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं की। 2-3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में सलाबा से कोई खास मुलाकात नहीं हुई। बस वो अपने तौर पर मसरूफ रहता, कभी कभी नजर आ जाता। तीसरे दिन मैंने यहाँ बड़ी गहमा गहमी देखी और मुझे अंदाजा हो गया कि अब कोई काम होने वाला है। स्टोर खुल गए और जेर जमीन गोदामों से माल निकाला जाने लगा। इसके साथ ही साथ बंदरगाह पर कुछ खसूसी कार्रवाइयाँ होने लगी। मुझे उन कार्रवाइयों से अलग नहीं रखा गया, बल्कि एक आध जगह मिस्टर फीडर ने मुझे कुछ हदायत दी। मसलन ये कि मुझे इस माल की फहरिस्त तैयार करना थी और इस सिलसिले में मेरे साथ कुछ मुआविन मौजूद थे। मैं बासानी अपना काम अंजाम देता रहा और इस सिलसिले में मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। सारा दिन इन्हीं मसरूफियात में गुजर गया। रात को भी मुझे हदायत दी गई कि मैं बंदरगाह पर पहुंच जाऊं। अभी तक मैंने बंदरगाह का रुख नहीं किया था। अपने तौर पर मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इन लोगों को मेरी ज़ात से कुछ शिकायत पैदा हो सकती। मैं नहीं जानता था कि सलाबो इस वक्त किन मामलात में मसरूफ़ है, लेकिन इतना अंदाज़ा मुझे हो गया था कि वो खुद भी किसी काम में मसरूफ़ है, क्योंकि आज पूरा दिन ही वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर जब मैं बंदरगाह पहुंचा तो मैंने कुछ लोगों को एक मखसूस जगह देखा और समुद्र में रोशनियां नज़र आ रही थी। और ये यहाँ आने के बाद पहला मौका था कि मैंने इस जगह के अतराफ में जहाज़ की रोशनी देखी। इसका मकसद है कि माल लेने के लिए कोई जहाज़ वगैरह आ रहा है। रोशनी के सिग्नल एक दूसरे को नशर किए जा रहे थे। जहाज़ की तरफ से भी सिग्नल की जुबान में कुछ हदायत दी जा रही थी और यहाँ से उनका जवाब दिया जा रहा था। गोया माल लेने का बंदोबस्त किया जा रहा था। बंदरगाह पर तकरीबन 35 या 40 अफराद मौजूद थे, जिनमें से एक मैं भी था। थोड़ी देर के बाद रोशनियों का ये सिलसिला बंद हो गया और अब वो जहाज़ बहुत करीब आ गया, जिसे जहाज़ तो नहीं कहा जा सकता था, अलबत्ता एक बहुत ही बड़ी लॉन्च थी जिसके अर्शे पर कुछ लोग खड़े हुए थे और उस तरफ देख रहे थे। रोशनियों के सिग्नल लॉन्च को मखसूस जगह बता रहे थे और लॉन्च उस तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इतनी देव हैकल लॉन्च थी ये कि इसे छोटा मोटा जहाज़ ही कहा जा सकता था। फिर लॉन्च उस जगह आ गई जहाँ इसके लिए बंदोबस्त किया गया था। यहाँ से जजीरे की खुश्की तक एक आर्जी पुल तामीर किया गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह पुल कब तामीर किया गया था, लेकिन इससे पहले मैं देख चुका था कि वो वहाँ मौजूद नहीं। लोहे की खास कमानियों के जरिए ये आर्जी पुल उस जगह तक पहुँच जाता था जहाँ जहाज़ या लॉन्च लंगर अंदाज होती थी, और इतना मजबूत था कि इस पर से बासानी छोटे मोटे ट्रालर गुजर सकते थे। लॉन्च का इंजन बंद हो गया, अलबत्ता उस पर रोशनियां बदस्तूर जगमगा रही थी। तब मैंने फीडर को देखा। फीडर उस कमानीदार पुल से गुजरता हुआ लॉन्च पर जा रहा था। उसके साथ 2 आदमी और मौजूद थे। मुख्तसर सा फासला तय करके वो लॉन्च पर पहुंच गया। हमने दूर ही से देखा कि लॉन्च पर खड़े लोगों ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया है, बल्कि एक आदमी ने फीडर को गले भी लगाया था। इसके बाद फीडर आगे बढ़ गया और अब वो लोग निगाहों से रूपोश हो गए। तकरीबन 15 मिनट तक खामोशी रही और इसके बाद फीडर अपने 2 आदमियों के साथ नमूदार हुआ। उसके पीछे पीछे तकरीबन 10 या 15 आदमी मुअद्दबाना अंदाज में चले आ रहे थे। फीडर के अंदाज में बिल्कुल दोस्ती पाई जाती थी। किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता था और वो बड़े सुकून से आगे बढ़ रहा था। मैं खामोश खड़ा इस मंजर को देख रहा था कि मुझे अपनी पुश्त पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आओ, ये आवाज़ सलाबो की थी। क्या हो रहा है? मैंने सवाल किया। जल्दी आओ, लेकिन भागने के अंदाज में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकते चले आओ। रफ्तार अलबत्ता तेज रखो। क्यों? खैरियत? क्या बात है? मैंने उसके लहजे की घबराहट को महसूस कर लिया। जो कुछ मैं कह रहा हूँ इस वक्त वही करो, सवालात का मौका नहीं, सलाबो ने जवाब दिया। सूरत हाल वाकई मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन सलाबो के लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे खामोश कर दिया। मैं उसके साथ काफ़ी पीछे हटाया। किसी ने इस तरह हमारे पीछे हटने को महसूस नहीं किया। हम एक टीले के अकब में पहुंच गए और सलाबो टीले की बुलंदी पर पहुंचकर जेब से एक पिस्तौल निकाल कर बोला, इसे संभाल लो, भरा हुआ है। क्या करना है इसका? जरूरत के वक्त इस्तेमाल, उसने जवाब दिया। मुझे सूरत हाल नहीं बताओगे? अभी खुद तुम्हारी समझ में आ जाएगी, सलाबो ने कहा और मैं पुल की तरफ देखने लगा। मेरी समझ में वाकई कोई बात नहीं आई, लेकिन सलाबो का कहना दुरुस्त ही था। फीडर और उसके साथ आने वाले एकदम से पुल के आखिरी सिरे पर रुके और फिजा में स्टेन गन्नों की आवाज़ें उभरने लगी। इसके साथ ही दिल खराश चीखें। अरे ये क्या? मेरे मुंह से निकला। कत्लो गारत गरी, सलाबो ने आहिस्ता से कहका लगाया। मगर फीडर खुद ही अपने आदमियों को क्यों भूनने दे रहा है? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। इसलिए कि वो फीडर नहीं है। सलाबो के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। क्या मतलब? मैंने पूछा। भाई ये जुराइम पेशा अफराद के ड्रामे हैं, बच्चों संभलो, चंद लोग इसी तरफ आ रही हैं, सलाबो ने कहा और मैं भी चौंक कर उस तरफ देखने लगा। 3-4 आदमी पनाह लेने इस तरफ आ रहे थे। सलाबो ने 2-3 फायर किए और उनमें से 2 तो गिर गए, बाकियों ने रुख बदल लिया। अरे ये क्या? मैंने हैरत से कहा। ये टीला सिर्फ हमारी पनाहगाह रहना चाहिए। अगर फीडर के आदमी यहाँ पहुंच गए तो फिर ये मखदूश जगह हो जाएगी और हम भी इन गोलियों की जद में आ जाएंगे। पता नहीं तुमने क्या चक्कर चलाया है। एक एक लफ्ज बता दूंगा मेरी जान। झुको, ये गधे क्या कर रही हैं?
सलाबो ने जल्दी से मेरी गर्दन पर हाथ रखकर मुझे नीचे झुका दिया। लातादाद गोलियां हमारे सरों से गुजर गईं। अब फीडर के आदमियों ने भी मोर्चे संभाल लिए। बंदरगाह पर जो लोग काम कर रहे थे वो मुसल्ला नहीं थे और निहत्थे होने की वजह से आन की आन में गोलियों का शिकार हो गए। लेकिन जो लोग अंदर मौजूद थे वो अब असला निकाल कर ले आए और अब बाकायदा गोलियों का तबादला होने लगा। मेरी निगाह लॉन्च से मुंसलिक पुल की तरफ उठ गई और भी बहुत से मुसल्ला लोग पुल पर दौड़ते नजर आए। ये लोग यकीनन लॉन्च से आ रहे थे और ये नई खीप थी। फिर जजीरे पर सर्च लाइटों की रोशनी फैल गई। ये रोशनी भी लॉन्च वालों ने की थी। हमारा टीला भी उसके जद में आ गया। जरा ये पिस्तौल संभालना, सलाबो बोला और मैंने उसका पिस्तौल भी दूसरे हाथ में ले लिया। इस टीले की तरफ जो भी आने की कोशिश करे बिला तकल्लुफ गोली मार देना, सलाबो ने कहा। अपने लिबास से उसने कोई खास चीज निकाली और फिर उसे माचिस की तीली से जलाने लगा। ये सब्ज रंग की एक महताबी सी थी जिससे कुछ चिंगारियां निकली और मादूम हो गईं। सलाबो गोया अपने काम से फारिग हो गया। उसने पिस्तौल दोबारा मुझसे ले लिया। ये फुल जड़ी क्यों चलाई थी आपने आलमपना, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। जान बचाने की एक कार्रवाई थी फरियादी। अब हमलावर बंदरगाह के इलाके पर काबिज हो चुकी हैं। चुनाचे यहाँ मौजूद चट्टानों और टीलों में मैंडोलिन के साथियों को तलाश किया जाएगा, लेकिन अब इस टीले की तरफ कोई नहीं आएगा। गोया ये एक इशारा था। दुरुस्त फरमाया आपने। हमलावरों से तुम्हारी साजबाज है और तुम इस सारी सूरत-ए-हाल के बारे में जानते थे। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है इज्जत माब। सलाबो बहुत चहक रहा था। यार अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों ना बता दिया, मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। क्यों, आप क्या करते? रीटा को बचाने की कोशिश। अरे क्या वाकई? सलाबो शरारत से बोला। नहीं, वाकई इस तारीकी में वो किसी के साथ रियायत नहीं कर रहे, कहीं वो बेचारी भी मारी ना जाए। मेरी तो कई बेचारियां हैं, तुम्हें सिर्फ एक की फिक्र है, लेकिन मैं एक साबिर और शाकिर आदमी हूँ, सलाबो बोला और फिर चौंक कर उसने कहा, ओह मोहतरम, आप यहाँ कहाँ खिसक रहे हैं? एक साया उस टीले की तरफ आया। सलाबो ने एक फायर किया और साया उछलकर भाग गया। अच्छा आप मेरे हाथों नहीं मरे, वरना मुझे दुख होता, उसके मुंह से आवाज निकली। मैं खामोशी से अब उस सिमत देख रहा था जहां फायरिंग हो रही थी। फायरिंग के साथ साथ अब दस्ती बमों के धमाके भी होने लगे। इस सारे मामले के बारे में सलाबो जानता था। इतना गहरा राज वो अपने सीने में छुपाए हुए था। बहुत खामोश हो तुम, क्या बात है? और तुम बहुत चहक रहे हो। यार जिंदगी का लुत्फ आ रहा है, सलाबो ने कहा। बहुत से बेचारे मौत का लुत्फ ले रहे हैं। उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। जाहिर है अगर वो ना मारे गए तो दूसरों को मार देंगे। बड़ी धुआंधार जंग हो रही है और दस्ती बम भी इस्तेमाल हो रही हैं, सलाबो ने उधर देखते हुए कहा। यहाँ खामोशी छा गई है। हाँ, यहाँ उन लोगों का कंट्रोल हो चुका है। कौन लोग हैं वो? घूम फिर कर तुम फिर वहीं आ गए। तो मेरे दोस्त सुनो, वो मैंडोलिन के आदमी हैं। क्या वाकई? मैंने हैरत से पूछा। हाँ 100%। और लॉन्च वो ग्रेचर की मलकियत है। मैं नहीं समझा। तो फिर समझो और इत्मीनान से समझ लो। ये बात हजूर की खिदमत में गोश गुजार कर दी गई है कि हम तीनों, यानी मैं, आप और वो, मेरी मुराद है वो रीटा। हाँ रीटा यहाँ मैंडोलिन के आदमी हैं। मैंडोलिन ने हमें मिडनाइट कॉर्नर इसलिए भेजा था कि कुछ लोग हमारे पीछे लग जाएं, हमें गिरफ्तार कर लें। और ये कुछ लोग ग्रेचर के आदमी ही होते, क्योंकि कुछ मखसूस जराए से उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जा किया जाता। लेकिन सूरत-ए-हाल जरा सी बदल गई। वो क्या? वो सब कुछ नहीं हो सका जिसके लिए जाल बिछाया गया था, और तुम्हें कुछ दूसरे मामलात में उलझना पड़ा। तुम जख्मी हो गए। लेकिन ये मैंडोलिन की खुशकिस्मती थी कि जख्मी होने के बावजूद तुम एक ऐसे शख्स के पास पहुंच गए जो ग्रेचर का साथी था। मैंडोलिन को ये बात मालूम थी? मैंने पूछा। तुम क्या समझते हो, क्या वो तुम्हारी तरफ से गाफिल था? नहीं बरादरम, ऐसी बात नहीं थी। फिर? मैंने पूछा। तुम लोग उस आदमी तक ना जा पहुंचते और तुम्हें कोई खतरा होता तो मैंडोलिन फौरन तुम्हारे लिए कोई हिफाजती अमल करता। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम उसके प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ पहुंच गए। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। तुम कैसे आए? मेरी मत पूछो, मैं एक लड़की के साथ यहाँ आया। वो ग्रेचर की खास दोस्त है। गोया उसे धोखा देकर। ओहो, फिर वही अहमकाना बात। क्या उसके बगैर मैं नहीं आ सकता था? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई? यहाँ आकर मैंने रीटा से मुलाकात की। इससे कबल मैंने मैंडोलिन के साथ मिलकर पूरी स्कीम बनाई थी। मैंडोलिन को यह मालूम था कि मैं यहाँ हूँ? बिल्कुल मालूम था। उसने मुझे तुम्हारी पोजीशन से आगाह रखा था। बहरहाल तय ये हुआ कि मैं भी तुम्हारे पास पहुंचकर इस कार्रवाई की तकमील करूं। अब कार्रवाई के बारे में बता दो। प्लान बहुत शानदार है। ग्रेचर और मैंडोलिन हरीफ हैं। दोनों आला पैमाने के जुराइम पेशा हैं। शायद किसी वक्त ग्रेचर ने मैंडोलिन को कोई भारी नुकसान पहुंचाया है और मैंडोलिन उसी वक्त से खार खाए बैठा है। ये जजीरा ग्रेचर की मलकियत है और यहाँ उसका अरबों रुपए का कीमती सामान मौजूद है। ये सामान यहाँ से जाता रहता है और यहाँ दूसरा सामान आता रहता है। इस बार भी ग्रेचर की यह लॉन्च ग्रेचर की है। 100% उसी की मलकियत है। ओ खैर, हाँ फिर? लॉन्च जजीरे पर आ रही थी। उसे कुछ माल यहाँ से लेकर रवाना होना था। मैंडोलिन ने यह सारी प्लानिंग इस प्रोग्राम से वाकिफ होने के बाद की। तय ये हुआ कि बीच समुंदर में एक जहाज से लॉन्च पर हमला किया जाए और उसे कब्जे में कर लिया जाए, और फिर मैंडोलिन उसे लेकर रात के वक्त जजीरे पर पहुंचे।
यहाँ से फीडर वगैरह लॉन्च के कप्तान से मुलाकात करने आए तो उन्हें लॉन्च पर ही संभाल लिया जाए और मैंडोलिन खुद उसकी जगह लेकर अपने आदमियों के साथ गोदी पर चढ़ जाए और काम शुरू हो जाए। काम? बता रहा हूँ बेसब्र इंसान, काम यही है कि इस जजीरे पर ग्रेचर का जो माल मौजूद है वो मैंडोलिन के कब्जे में पहुंच जाए। खुदा की पनाह, ये खून रेजी इसलिए हो रही है, खून रेजी इसीलिए होती है। रीटा इस जजीरे पर मैंडोलिन की सबसे बड़ी मुखबर है। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। दूसरी तरफ जंग जारी थी, धमाके हो रहे थे, फीडर के साथी जबरदस्त मुदाफियत कर रहे थे, लेकिन ये मुदाफियत ज्यादा देर जारी न रह सकी। आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटा छा गया। सन्नाटे से मुराद ये कि गोलियां चलने की आवाजें और दस्ती बमों के धमाके बंद हो गए, लेकिन भागदौड़ जारी थी। इस भागदौड़ में कभी कभी गोलियां भी चल जाती। फीडर के साथी जो बच गए थे उन्हें खत्म किया जा रहा था। हमें सुबह तक यहाँ रहना पड़ा और जब दिन की रोशनी नमूदार हुई तो माहौल बेहद भयानक था। चारों तरफ इंसानी लाशें बिखरी हुई थी, उनके अतराफ की जमीन सुरख हो रही थी। यह हौलनाक मंजर दिल लर्जा रहा था। आओ, सलाबो ने कहा और हम दोनों नीचे उतर आए। बहुत दूर कहीं फायरिंग की आवाज आई और हम रुक गए। क्यों, क्या बात है? कहीं वो हमारे बारे में गलत फहमी का शिकार न हो जाएं, इसके लिए कुछ करना चाहिए, सलाबो बोला। लेकिन उसी वक्त दूर से रीटा नजर आ गई। वो हमारी तरफ मुस्कुराती हुई आ रही थी। लो भाई, ये बच गई, सलाबो ने कहा। रीटा करीब पहुंच गई। हेलो एल्बर्ट, हेलो माइकल, उसने गर्मजोशी से कहा। हम लोगों ने भी अपने चेहरे पर गर्मजोशी के आसार पैदा कर लिए। हेलो रीटा, तुम लोग खैरियत से तो हो ना? बिल्कुल, तुम्हारे लिए परेशान थे। सब ठीक है, सारे काम बखूबी तय पा गए। गुड। क्या मिस्टर मैंडोलिन? हाँ, वो आपसे मुलाकात के लिए बेचैन है। सारी रात बुरी तरह मसरूफ रहे, लेकिन अब आखिरी काम भी खत्म हो गया है, रीटा ने जवाब दिया। चलो ठीक है। मिस्टर मैंडोलिन की मुहिम कामयाब रही? क्या यहाँ मौजूद सारे लोग खत्म हो गए? नहीं, जिन्होंने हलाक होना पसंद किया वो हलाक हो गए, बाकी कैदी बना लिए गए हैं। आओ, रीटा ने कहा और हम उसके साथ चल पड़े। मैंडोलिन एक इमारत के बड़े से कमरे में बैठा शराब पी रहा था। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखों में गहरी सुर्खी छाई हुई थी, लेकिन हमें देखकर वो उठ खड़ा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, इस अजीम कामयाबी में तुम्हारा किरदार नाकाबिले फरामोश है। अल्बर्ट, तुम कैसे हो? ठीक हूं जनाब, शुक्रिया। ग्रेचर के मुंह पर स्याही लगा दी हमने। अब तवील अरसे तक वो सर उठाने के काबिल नहीं रहा। बहुत बड़ी शख्सियत समझता था खुद को, किसी को खातिर में ही नहीं लाता था। अब क्या प्रोग्राम है मिस्टर मैंडोलिन? बस दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। माइकल, तुमने गोदामों के सिलसिले में क्या किया? मेरे ख्याल में अब कोई गोदाम मेरी निगाह से ओझल नहीं है, सलाबो ने जवाब दिया। मुझे यकीन था तुम काम के आदमी निकलोगे। बहरहाल ये कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने तकरीबन 17 अफराद को कैदी बनाया है, उनमें औरतें भी हैं। उन्हें हलाक करना बेमकसद था। वो भी गोदामों की निशानदेही करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद मैं गोदामों को खाली कराना शुरू कर दूंगा। क्या ये लॉन्च इस मकसद के लिए काफ़ी होगी जनाब? हाँ, बहुत बड़ी लॉन्च है। इसके अलावा अगर गुंजाइश ना हुई तो हम कीमती सामान का इंतखाब कर लेंगे। मुझे सामान से ज़्यादा ग्रेचर की शिकस्त की खुशी है। मुनासिब। कैदियों का क्या करेंगे जनाब? उन्हें यहीं छोड़ देंगे। उनके जरिए ग्रेचर को इतला न मिल जाए, वो तमाम ज़राए तबाह कर दिए जाएंगे जो ग्रेचर को इतला देने का बायस बन सकते हैं। इसके बाद बस यही हो सकता है कि ग्रेचर की कोई लॉन्च सूरत हाल मालूम करने के लिए आए और यहाँ आकर उसे हालात का अंदाज़ा हो। इन लोगों को जिंदा रहने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इनकी खुराक वगैरह के ज़खीरे मौजूद हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है मिस्टर मैंडोलिन? माल की निगरानी करो, उसे एहतियात से लॉन्च पर मुंतकिल कराना शुरू कर दो। फिलवक्त इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ओके, हमें इजाज़त, सलाबो ने पूछा और मैंडोलिन ने गर्दन हिला दी। हम मैंडोलिन के पास से बाहर निकल आए और इसके बाद जजीरे के हालात का जायजा लेते रहे। गोदाम खाली हो रहे थे। यहाँ ज़रूरत की तमाम ही चीज़ें मौजूद थीं, इसलिए इस काम में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। रीटा से कई बार मुलाकात हुई। वो इस बात पर खुश थी कि अब उसे इस तजुर्बे से रिहाई मिलने वाली थी। रात गए तक काम जारी रहा और फिर रात भर भी। दूसरी सुबह तैयारियां मुकम्मल हो गईं। मैंडोलिन ने असलहा या वायरलेस नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ी। दिन को 9:30 बजे लॉन्च ने बंदरगाह छोड़ दी। कैदी या जजीरे पर रह जाने वाले हसरत भरी निगाहों से हमें देख रहे थे। लॉन्च को अंदर से देखने पर अंदाजा हुआ कि वो खास तौर से इसी मकसद के लिए बनाई गई है और उसके निचली मंजिल में सामान लादने का खुसूसी बंदोबस्त है। मैंडोलिन भी सख्त मेहनत कर चुका था। लॉन्च के बाकी लोग भी थके हुए थे। सिर्फ उन लोगों को मसरूफ नहीं रखा गया जो इंजन रूम से ताल्लुक़ रखते थे, ताकि वो चुस्तो चालाक रहें और बाद के फ़राइज़ अंजाम दे सकें। जजीरे से दूर निकल आने के बाद मैंडोलिन आराम करने चला गया। हम लोग भी रात को जागते रहे, इसलिए हमने भी आराम करने का फैसला किया और दिन के 2 बजे तक सोते रहे। 2 बजे जागकर गुस्ल वगैरह किया, फिर खुराक की तलाश में निकल आए। रीटा मिल गई, निखरी निखरी नजर आ रही थी। सोई नहीं तुम रीटा? सो चुकी हूँ, लेकिन मैं जल्दी जाग गई। आओ, भूख लग रही है, मैंने सोचा खाना तुम्हारे साथ खाऊंगी। शुक्रिया रीटा, हम भी इसी तलाश में निकले थे, मैंने कहा। रीटा हमें लेकर एक हॉल में दाखिल हो गई। चंद लोगों ने यहाँ की सर्विस संभाली हुई थी। जिस वक्त भी चाय, कॉफ़ी या किसी और शय की तलब हो, यहाँ आ जाना। यहाँ हर वक्त इंतज़ाम रहता है।
हमारे तलब करने पर हमारे लिए खाना लगाया गया। खाने के दौरान मैंने पूछा, लॉन्च का ये सफ़र कितना तवील होगा रीटा? गालिबन 48 घंटे का कुल सफ़र है, जिसमें से सिर्फ 5 घंटे गुजरे हैं। क्या ये लॉन्च समुद्र में देखी नहीं जा सकती? ज़रूर देखी जा सकती है, लेकिन इसे बड़े एहतराम से रास्ता दिया जाएगा क्योंकि ये ग्रेचर की है। और अगर ग्रेचर के आदमियों ने इसे देख लिया, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। वो क्या? सलाबो ने पूछा। लॉन्च से मुकाबला किया जाएगा, रीटा ने जवाब दिया। सलाबो खामोश हो गया। शाम को 5 बजे मैंडोलिन से मुलाकात हुई। वो अब तरोताज़ा नजर आ रहा था। थोड़ी देर तक हमसे बात करता रहा, फिर आगे बढ़ गया। रात का खाना 9 बजे खाया। थोड़ी देर अरशे पर चहलकदमी करते रहे। फिर मैंने सलाबो से कहा कि अब रात हो गई है, क्या ख्याल है? ये रात मैं अरशे पर गुजारूंगा। क्यों? बस मुझे समुंदर रात में ही हसीन लगता है। तहद्दे निगाह, समुंदर की घोर तारीकी में उठती हुई सफेद लहरों के झाग, वाह क्या हसीन मंजर होता है। संजीदा हो तुम? हाँ यार, तुम चाहो तो आराम करो। मामला क्या है? मैंने मानीखेज लहजे में पूछा। मामला सिर्फ समुंदर का है। किसी ने आने का वादा तो नहीं किया? यहाँ है भी कौन? एक बेवकूफ लड़की है। वह तुम जैसे गधे से सर फोड़ रही है। सलाबो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, पर मैं हंसता हुआ अपने कैबिन की तरफ चला गया। आरामदेह बिस्तर पर लेटकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। नींद नहीं आई। ना जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। और फिर जब सोने की ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर अपनी जगह से बाहर निकल आया और चहलकदमी करता हुआ अरशे पर पहुंच गया। सलाबो को तन्हा देखकर हैरत हुई थी। कदमों की चाप पर उसने भी चौंक कर मुझे देखा। खैरियत? यही मैं तुमसे पूछने वाला था। क्या मतलब? रात, तारीकी और तन्हाई। पेट में गड़बड़ हो गई है क्या तुम्हें तन्हा देखकर? मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैंने यकीन नहीं किया। मैंने हंसते हुए कहा और उसके नजदीक बैठ गया। तुम्हारे ख्याल में कोई लड़की मेरी जेब में पोशीदा होगी? वो जलकर बोला। तुमसे बईद भी नहीं। जाओ सो जाओ। क्यों खामखा हमाकतों का शिकार हो रही हो? मेरा तो ख्याल था कि अब तक तुम 2-4 उल्टे सीधे ख्वाब भी देख चुके होगे। तुम तन्हा हो, मैं ख्वाब कैसे देख सकता हूँ? मैंने कहा और उसके करीब बैठ गया। वो खामोश रहा। मैंने भी खामोशी से समुंदर पर निगाह जमा दी। पता नहीं ये नजर का धोखा था या हकीकत। मुझे समुंदर से काफी ऊपर फिजा में 2 जुगनू से चमकते नजर आए, जो दूसरे लम्हे मादूम हो गए। मैंने उधर निगाह जमा दी। तकरीबन 30 सेकंड के बाद दोबारा ऐसी एक चमक नजर आई और मादूम हो गई। तुमने देखा सलाबो? क्या? सलाबो ने चौंक कर कहा। फिजा में एक चमक सी नजर आती है और मादूम हो जाती है। कहाँ? वो एकदम संभल गया। वो देखो मेरे इशारे की सीध में, मैंने कहा। सलाबो की इस दिलचस्पी पर मैंने गौर नहीं किया, लेकिन इस बार जुगनू नजर आए तो सलाबो ने भी उन्हें देख लिया। दूसरे लम्हे उसने जेब में हाथ डालकर कोई चीज निकाल ली और फिर एक सुरख चिंगारी देखकर वह चौंक पड़ा। ये क्या है? मैंने सवाल किया, लेकिन सलाबो ने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। फिर उसने दूसरा बटन दबाया और चंद लम्हात के बाद सुरख रोशनी सब्ज हो गई। TO TO TO1। एक बारीक सी आवाज मुझे सुनाई दी। UF फाइन। सलाबो आहिस्ता से बोला, कोड प्लीज। चमकने वाले परिंदे, सलाबो ने जवाब दिया। मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। क्या पोजीशन है? बारीक आवाज उभरी। तुम रोशनियां देख चुके हो? हाँ। अंदाजा दुरुस्त है, ग्रेचर है, सलाबो ने जवाब दिया। ऑपरेशन मुकम्मल है? पूरी तरह। अफराद कितने हैं? 56। बड़ा आदमी मौजूद है? हाँ, ऑपरेशन उसकी निगरानी में हुआ है। जजीरे की क्या कैफियत है? तुम इसे लाशों का जजीरा कह सकती हो। कुछ जिंदा लोग भी हैं वहाँ? तकरीबन 17, जिनमें औरतें भी शामिल हैं। गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। UF फाइन। तुम्हारी अपनी क्या पोजीशन है? सवाल किया गया। अभी तो अर्शा पर हैं। कितने अफराद हो? सिर्फ 2। समुद्र में उतर सकते हो? मुश्किल है, बेहतर जराए नहीं है, सलाबो ने जवाब दिया। खुद को महफूज कर सकते हो? हाँ, बशर्ते कि बमबारी ना की जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लॉन्च तबाह नहीं करेंगे, वो हमें सालम चाहिए। तब कोई हर्ज नहीं। तुम्हारे पास 20 मिनट बाकी हैं, खुद को महफूज कर लो। ओके। और कुछ? नहीं, शुक्रिया। दूसरी तरफ से जवाब मिला और सब्ज रोशनी बुझ गई। मैं दम सादी ये कार्रवाई देख रहा था और ये आवाजें सुन रहा था। सलाबो ने वो ट्रांसमीटर जेब में रख लिया और फिर गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखने लगा। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। ये सब क्या है सलाबो? खुद को मनवाने की एक कोशिश। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब हम सिर्फ आलाकार नहीं बने रहेंगे, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक पुरसुकून जिंदगी तलाश करूंगा। ये सब कुछ मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों की थी तुमने? मैंने सर्द लहजे में पूछा। आओ, मैं एक महफूज जगह देख चुका हूँ। तुम उसी महफूज जगह जा सकते हो सलाबो? अरे खुदा के बंदे, ये क्या फजूल हरकत है? सलाबो बेचैनी से बोला। नहीं मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारा अल्लाहकार नहीं बने रहना चाहता। सलाबो, क्या फजूल बक रहे हो? वो झिलाकर बोला। ये सब कुछ छुपाने की जरूरत क्यों महसूस की तुमने? मेरी जान, फकत तुम्हें हैरान करना चाहता था। आओ भाई, क्यों बोर कर रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसके साथ चल पड़ा। लॉन्च के अकबी हिस्से में पहुंचकर उसने कहा, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ जंग शुरू हो जाएगी। तुम उस जंग में शरीक नहीं होगे? नहीं, उसने कहा। तब फिर ये जगह बेहतर है, बशर्ते के चारों तरफ से जंग ना हो। हाँ,
लेकिन एक और ख्याल है मेरे जहन में, हम छुपने के लिए जगह बना लें और उसके बाद कुछ और कार्रवाई भी करें, सलाबो ने कहा और फिर वो उस जगह का जायजा लेने लगा। इंतहाई मुनासिब जगह थी। इस काम से फारिग होकर हम दोनों एक जगह खड़े हो गए। 20 मिनट पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उन रोशनियों को देख लिया गया जो दूर से साफ नजर आने लगी थी। चूंकि उनका रुख इस तरफ था और उनके आगे बढ़ने की रफ्तार अच्छी खासी तेज थी, इसलिए लॉन्च के मल्लाहों ने इस बात को बखूबी महसूस किया और जरूरी समझा कि मैंडोलिन को इस सिलसिले में आगाह कर दिया जाए। मैंडोलिन जाग गया और अरशे पर खासी अफरा तफरी के आसार नजर आने लगे। सलाबो ने मुझे इशारा किया और हम दोनों भी आगे बढ़ गए। हम दोनों उसके करीब पहुंच गए। मैंडोलिन आंखों से दूरबीन लगाए उन रोशनियों को देख रहा था, जिनका फासला भी काफी था, लेकिन वो इसी तरफ आ रही थी। फिर वो हैरत से बोला, लॉन्चे? मगर ये तो छोटी जंगी कश्तियां मालूम होती हैं, इनके इस तरफ आने का क्या मकसद है? जंगी कश्तियां? मैंडोलिन के किसी साथी ने सवाल किया। हाँ, ये छोटी कश्तियां जो अमूमन बड़े जहाजों। अभी मैंडोलिन ने इतना ही कहा था कि अचानक यूं लगा जैसे समुद्र से सूरज तुलू हो गया हो। ऐसी खतरनाक सफेद रोशनी वाली लाइटें थी कि आंखें एक लम्हे के लिए अंधी सी हो गईं। ये लाइटें बहुत दूर से आ रही थी। समुद्र के सीने पर एक सफेद सड़क तामीर हो गई और ये लॉन्च पूरी की पूरी रोशनी में नहाई खड़ी थी। ऐसी खतरनाक रोशनियों का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, और इस रोशनी की वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि मैंडोलिन को भी रुख बदलना पड़ा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह बहरी पुलिस है, कोई स्मगलर वगैरह नहीं, मैंडोलिन ने कहा और फिर उसकी निगाह सलाबो पर पड़ गई। ओह मिस्टर माइकल, आपने देखा ये सब क्या है? मेरा ख्याल है जनाब ग्रेचर को। नहीं मेरे दोस्त, ग्रेचर बेपनाह कुव्वतों का मालिक है, लेकिन ऐसी कोई चीज उसके पास नहीं। ये यकीनन बहरी पुलिस है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंडोलिन ने मुस्तरबाना लहजे में कहा और फिर सलाबो के जवाब का इंतजार किए बगैर एक तरफ पड़ गया। वो अपने साथियों से मशवरा करता फिर रहा था। सलाबो ने मेरा बाजू पकड़ा और एक सिमत हो गया। वो मैंडोलिन की कार्रवाई देखने से पहले कोई काम नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद सफेद रोशनी खत्म हो गई और तारीकी इतनी गहरी नजर आने लगी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। लॉन्च की रोशनियां जल रही थी, उन्हें भी बुझाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन वो भी मध्यम मध्यम जुगनुओं की मानंद नजर आ रही थी। थोड़ी देर में जब आंखें कुर्बो-जवार में देखने की आदी हो गई तो मैंडोलिन दौड़ता हुआ नजर आया। अब हमें अंदाजा हो गया कि मामला काफी गड़बड़ है। मैंडोलिन अपने साथियों में असलहा तकसीम कर रहा था। यकीनी तौर पर वो लोग मुकाबले का इरादा रखते हैं। मैंने सलाबो की तरफ देखा। सलाबो आगे बढ़ा और एक जगह पहुंच गया जहां मैंडोलिन बेहतरीन साख्त की राइफलें अपने साथियों में तकसीम कर रहा था। हम दोनों को भी राइफलें और फालतू एम्यूनेशन दे दिया गया और हम दोनों एक तरफ चल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमने रुख बदल दिया और अब हम उस जगह पहुंच गए जो हमने अपनी पनाहगाह के तौर पर बना रखी थी। ये पनाहगाह वाकई मौसर थी और अगर पूरी लॉन्च तबाह ना हो जाए तो वाकई यहाँ इंसानी जिंदगी महफूज रह सकती थी। हम गड़ाब से पनाहगाह में दाखिल हो गए। अब दूसरी तरफ से मुख्तलिफ बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गालिबन बहरी पुलिस इन लोगों को हथियार डालने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंडोलिन इस पर आमादा नहीं था। फिर पहला फायर हुआ, उसके बाद तड़ातड़ गोलियां चलने लगीं। हम दोनों सुकून से अपनी जगह बैठे थे। मैं अब भी खामोश था। चंद लम्हात के बाद सलाबो ने मेरी यह खामोशी महसूस कर ली और झुककर मेरे कान में सरगोशी करता हुआ बोला, यार सलाबो, तुम अब आज़ाद हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। देखो भाई, मुझे क्या मालूम था कि तुम इतनी सी बात पर इस कदर संजीदा हो जाओगे। मैंने कहा ना सलाबो, जो बात तुम मुझे ना बताना चाहो, आइंदा मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। अपनी हदूद से आगे बढ़ना वाकई अच्छा नहीं होता। यार सलाबो की कोई हद नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं सोचते? तुम बहुत पुर इखलाक और बामुरवत इंसान हो जो ये अल्फाज अदा कर रहे हो, कम अज कम यूं ही सही। लेकिन कहा तो तुमने कि सलाबो की कोई हद नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। देखो यार, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। बात दरअसल ये है कि मैं तुमसे कह चुका हूं, मैं तुम्हें मुतअज्जब करना चाहता था। सलाबो ने उलझे हुए लहजे में कहा। देखो सलाबो, मैंने कहा ना, मैं तुमसे कुछ कह तो नहीं रहा। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो फर्क है उसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं है। अब अगर तुमने दूसरी बात की तो मैं राइफल लेकर बाहर निकल जाऊंगा, गोलियां चलाऊंगा और जान दे दूंगा, सलाबो ने कहा और मुझे उसके मस्खरेपन पर हंसी आ गई। ये हुई ना बात। अब देखो, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताता हूँ। जिस वक्त तुम्हारे बारे में मुझे ये इतला मिली कि तुम्हारा बाजू जख्मी हो गया है और तुम एक ऐसे आदमी के पास पहुंच गए हो जहां इत्तफाक से खुद मैंडोलिन तुम्हें पहुंचाना चाहता था, तो मुझे एक एहसास हुआ। मैंने सोचा कि लंदन में आए हुए इतना अरसा गुजर गया हमें, और अब तक हम ख्वामखा की अहमकाना हरकतों में फंस रहे हैं। कहीं मैं क्लारो के चक्कर में फंस गई, कभी उस कमबख्त औरत के और कभी मैंडोलिन के, तो कभी ग्रेचर के। गोया हमारी अपनी जिंदगी, हमारा अपना वकार कुछ भी नहीं। मैंने सोचा सलाबो कि तुम अपने तौर पर इन हालात से उकता जाओगे। अव्वल तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, भाई किसी वक्त किसी भी जगह कोई खतरा पेश आ सकता है। मैंने सोचा कि आखिर इन लोगों ने हमें समझ क्या रखा है। लंदन पुलिस को हमारे पीछे लगाकर ये इतने सुकून से हमारी तकदीर के मालिक क्यों बन बैठे हैं।
बस ये ख्याल मेरे जहन पर चढ़ गया और मैंने इस सिलसिले में सोचना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर लंदन में कुछ अरसे क़याम करना है तो क्यों ना हम एक बावकार ज़िंदगी गुजारें। लंदन की शरीफजादों की हैसियत से हमें इस अजीमुशान शहर में मुकाम मिलना चाहिए, और इसके लिए मैंने जहन की गहराइयों को टटोलना शुरू किया और बिलाखिर एक मोती उनमें से निकाल लिया। मैंने ये मालूमात हासिल की कि इन बड़े बड़े स्मगलरों की पुलिस की निगाहों में क्या हैसियत है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पुलिस अपने इंतजामात के सिलसिले में सख्त है। ये ज़ेर ज़मीन दुनिया के लोग अपनी चालाकियों और अपने कुछ ताल्लुकात की वजह से बचे रहते हैं, लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को सही तौर पर इनके बारे में मालूमात हासिल हो जाएं और वो सारे काम हो जाएं जो इन स्मगलरों को मुजरिम साबित कर सकते हैं, तो फिर पुलिस इन्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने इन्हीं बुनियादों पर काम करना शुरू किया और पुलिस के चंद ऐसे आला अफसरान से रब्ता कायम कर लिया जो अपने वतन के लिए मुखलिस और दयानतदार थे। मैंने उन्हें तफसीलात बताई और वो लोग मुकम्मल तौर पर इस तरफ मुतवज्जा हो गए। बात सिर्फ पुलिस ही की नहीं, स्मगलिंग से मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा था। चुनाचे अहले लंदन ने मेरे मुंह से तफसीलात सुनने के बाद मुझे इस पर आमादा कर लिया कि मैं उनके लिए काम करूं। मैंने उन्हें अपने और तुम्हारे बारे में मुकम्मल तौर पर बता दिया। ये बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि जब काम करना है तो फिर इतने ही आला पैमाने पर क्यों ना किया जाए। स्मगलरों के साथ रहकर भी तो खतरा मोल लेना ही पड़ता। चुनाचे क्यों ना पुलिस का खतरा मोल लिया जाए। पुलिस के उस आला अफसर ने मुझसे ताउन किया और कहा मैं इस सिलसिले में काम करूंगा और इन स्मगलरों को पुलिस के हाथ तक पहुंचा दूं तो मेरे और तुम्हारे बारे में जो तहकीकात हो रही हैं वो खत्म कर दी जाएंगी और हम दोनों को लंदन में एक आला मुकाम दिया जाएगा। बात यहीं तक न रही बल्कि मजीद बुलंदियों तक गई। मैंने हाथ महफूज रखते हुए एक तरफ मैंडोलिन के लिए भी काम किया और दूसरी तरफ पुलिस के आला हुक्काम के लिए भी। हमने एक मंसूबा बना लिया और पुलिस के आला हुक्काम ने इस सिलसिले में मुझसे मुकम्मल तौर पर ताउन करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ मैंडोलिन मुझे यहाँ से रवाना करना चाहता था। इस सिलसिले में तफसीलात मालूम कर चुका था। चुनाचे मैंने पुलिस के आला हुक्काम को इतला दी कि मैं रवाना हो रहा हूँ और उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिया। फॉल्स बहरी जहाज जो बहरी पुलिस के इस्तेमाल में रहते मेरी मदद के लिए मुतय्यन कर दिया गया। वो हर समुंदर में गश्त करने के अंदाज में सफ़र कर रहा था, लेकिन दर हकीकत वो मेरे अहकामात की तामील के लिए मौजूद था। वहाँ से मुझसे रब्ता कायम रखता था। जब भी मौका मिलता मैं उन्हें तफसीलात बताता रहता, यहाँ तक कि मैं उस जजीरे में पहुँच गया। मैंने जजीरे का मुकम्मल तौर पर जायजा लेने के बाद उन्हें बताया और उन लोगों को बड़ी हैरत हुई। चुनाचे लंदन से मजीद इमदाद भेजी गई। ऐसा जजीरा लंदन पुलिस के लिए वाकई ताजुब खेज था। मुमकिन है कुछ हुक्काम को उसके बारे में मालूमात हासिल हों, लेकिन बहरहाल उस जजीरे को कतई तौर पर गैर कानूनी करार दिया जा सकता था। चुनाचे मेरे मामलात में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी ले गई और जो इतला मैं देता रहा उस पर बड़ी दिल जमाई से गौर किया जाता रहा। मैंने उन्हें जजीरे पर मौजूद गोदामों के बारे में बताया और वो हैरान रह गए। यहाँ के लोगों की तादाद भी उन्हें मालूम थी। ये जहाज उस वक्त से इस जजीरे से कुछ फासले पर गश्त कर रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ इसके बाद मुझे मैंडोलिन के बारे में तफसीलात मालूम हुई और ये पता चला कि मैंडोलिन किस तरह इस जजीरे पर अपनी कार्रवाई करना चाहता है। ये लॉन्च जिस पर हम लोग मौजूद हैं दरअसल ग्रेचर की है। ग्रेचर माल लाने और ले जाने के सिलसिले में इस्तेमाल करता है। इस बार जब ये लॉन्च वहाँ माल लेने के लिए चली तो दूसरी लॉन्चों पर मैंडोलिन ने इसका ताक़ुब किया और ये बात मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस तरह लॉन्च पर कब्जा किया। ज़ाहिर है लॉन्च में मौजूद तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया होगा। इसके बाद मैंडोलिन के आदमी ये लाशें लेकर मैंडोलिन की रहनुमाई में यहाँ पहुँच गए और तुमने देखा कि किस तरह उन्होंने इस माल पर कब्जा किया। फीडर और उसके साथी लॉन्च पर गए तो वापस नहीं आए। उन्हें काबू में कराने के बाद मैंडोलिन ने खुद फीडर का मेकअप किया और यहाँ पहुंचकर उसने किस तरह कत्लो गारत फैलाई। ग्रेचर आज़ाद है, तुम उसके बारे में तमाम तफसीलात जानते हो। चुनाचे तुम इस सिलसिले में पुलिस की मदद करोगे, क्योंकि ग्रेचर के बारे में वो सबूत तो मिल गए हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि ये जजीरा और ये लॉन्च उसकी अपनी मलकियत है। मैंडोलिन ने जो कुछ किया है उसका नतीजा उसे अभी मिल जाएगा। वो रंगे हाथों गिरफ्तार होगा। ज़ाहिर बहरी पुलिस ज़बरदस्त इंतज़ाम करके आई है। ये छोटी छोटी जंगी कश्तियाँ और वह बड़ा जहाज़, भला ये लॉन्च उनका क्या मुकाबला कर सकेगी। देखते रहो नतीजा क्या होता है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर मैं चंद लम्हात खामोश रहने के बाद बोला, मगर इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये कि 2 स्मगलर गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें लंदन की शहरियत मिल जाएगी और इसके साथ ही यकीनन बहुत बड़े इनामात भी मिलेंगे हमें। इसके बाद हम लंदन में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे और जैसा कि तुम चाहते हो कि किसी गोशे में तन्हा बैठकर वक्त गुजारो, मुतमईन हो जाओगे और जब ये पूरी इत्मीनान ज़िंदगी तुम्हें नागवार गुजरने लगेगी तो फिर हम दोबारा नई ज़िंदगी का आगाज़ कर देंगे। ये बात भी मेरे ज़हन में है जिसके लिए तुम मुझसे नाराज़ हो रही हो। मेरा अपना कोई मसला नहीं था सलाबो, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ निकल जाऊँ, कोई उलझन नहीं है मेरे लिए। लेकिन यार तुम ज़रा सी गलती में मुझसे बज़न हो जाते हो और मेरे बारे में गलत अंदाज में सोचने लगते हो। इस बात से मुझे तकलीफ़ पहुँची है। मैं चाहता हूँ कि आइंदा तुम मेरे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें तुमसे अलग कभी नहीं रह सकता, समझे तुम? ओहो,
सूरत हाल काफी खराब हो गई है। ये दूसरी तरफ से गालिबन मार्ट गन चलाई जा रही है। खतरा ये कि लॉन्च तबाह ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, यहाँ से निकल चलेंगे, समुद्र में कूद जाएंगे और उस जहाज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम तो महफूज हैं, सलाबो ने जवाब दिया। अचानक एक बार फिर जहाज से तेज रोशनी फेंकी गई। ये रोशनी वाकई हैरत अंगेज चीज थी। कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। बस यूं लगता था जैसे सूरज निकल आए हों। आंखें किसी तरह खुल ही नहीं सकती थीं। हालांकि हम पनाहगाह में बैठे हुए थे, लेकिन हमें यूं लग रहा था जैसे तेज रोशनी का तूफान चारों तरफ से यलगार करके हमें घेरे में ले चुका हो। और गालिबन इस बार ये रोशनी किसी दूसरे मकसद के लिए डाली गई थी। वो नजरों को अंधा करके अपनी कार्रवाई करना चाहते थे और यही हुआ। लॉन्च पर से फायरिंग यकलख्त रुक गई। उन्हें अपनी आंखों में ही दर्द महसूस हो रहा था, भला फायर क्या करते। यकीनी तौर पर उन्हें अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़े होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा कर नहीं था। और इस तरह बहरी पुलिस ने लॉन्च वालों पर बाआसानी कब्जा कर लिया। फायरिंग बंद हो चुकी थी, इसलिए उधर से भी फायरिंग बंद की गई। फिर लॉन्च मुड़ने लगी। इसका मकसद ये था कि बहरी पुलिस के लोग लॉन्च पर चढ़ आए हैं। चारों तरफ हंगामा खेजियां हो रही थीं। स्मगलर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ समुद्र में भी कूदे थे, लेकिन बहरिया के लोग पहले से ही इसके लिए तैयार थे। थोड़ी देर के बाद लॉन्च पर मुकम्मल तौर पर उनका कब्जा हो गया और वो सब लॉन्च वालों को गिरफ्तार करने लगे। हम लोग भी खामोशी से बाहर निकल आए। उस वक्त किसी किस्म की हंगामा खेजी मुनासिब नहीं होती, चुनाचे हमने भी अपने आप को गिरफ्तार होने वालों के साथ साथ पेश कर दिया। और थोड़ी देर के बाद हमको इस लॉन्च से एक छोटी कश्ती में उतार दिया गया और छोटी कश्ती हमें लेकर चल पड़ी। कश्ती में 6 कैदी मौजूद थे, जिनमें से 1-2 शनासा चेहरे थे, लेकिन मैंडोलिन उनमें नहीं था। जहाज के करीब पहुंचकर उस छोटी कश्ती को जहाज से लगा दिया गया और फिर एक खास किस्म का झूला नीचे उतरने लगा। हमें उसमें सवार करा के ऊपर खींच लिया गया और हम उस अजीमुशान बहरी जहाज में पहुंच गए, जो लंदन बहरी पुलिस की मलकियत था। जहाज में हमें एक जगह कैद कर दिया गया और इसके बाद मजीद कैदी लॉन्च से उतार उतार कर जहाज में लाए गए। इसके बाद लॉन्च कब्जे में ले ली गई। मैंडोलिन के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। उसे यकीनन यहाँ से अलग रखा गया था। काफी देर तक ये कार्रवाई होती रही। रात का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर गया। तमाम कैदी बुरे हाल में थे, खामोश, हरासा। तकरीबन 4:30 बज रहे थे जब एक अफसर दूसरे चंद लोगों के साथ यहाँ पहुंच गया। उसने कैदियों के चेहरे बगौर देखे और फिर वह सलाबों के सामने रुक गया। उसने एक अपने आदमी को इशारा किया और उसने जल्दी से आगे बढ़कर सलाबों के हाथों से हथकड़ियां खोल दी और फिर 2 आदमियों से बाजुओं से पकड़कर बाहर ले गए। सलाबों ने गैर महसूस अंदाज में मुझे इशारा किया और उन लोगों के साथ बाहर निकल गया। ऑफिसर भी बाहर निकल गया। तकरीबन आधा घंटा गुजरा था कि वही लोग फिर आए और इस बार उन्होंने वही सलूक मेरे साथ किया। दूसरे कैदी सिर्फ देखते रह गए। ऑफिसर मुझे लेकर बाहर आया और फिर एक सिमत ले चला। मैं खामोशी से उसके इशारे पर चल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो एक कैबिन के दरवाजे के सामने रुक गया। अंदर चलिए, उसने नरम लहजे में कहा और मैं कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। रिहायशी कैबिन था, उसमें सिर्फ 2 बेड थे। एक पर सलाबो मौजूद था और उसके होंठों की मुस्कुराहट देखकर अंदाजा होता था कि कोई गड़बड़ नहीं। आराम से बैठो, उसने कहा। ससुराल है तुम्हारी? फिलहाल यही समझो, उसने कहा। मैंने दूसरे बेड पर बैठकर जूते उतार दिए और फिर दराज हो गया। हमें आराम करने का मौका दिया गया है, उसके बाद क्या होगा? मैंने पूछा। हमें एजाजात से नवाजा जाएगा, सलाबो ने जवाब दिया। हमें आम कैदियों से मुख्तलिफ हैसियत दी गई है। कैदी तो हम है ही नहीं, ये तुमसे किसने कह दिया? ज़ाहिर है उनके दरमियान हमें कैदियों ही की हैसियत से लाना था। मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से पपोटों में जलन सी होने लगी और फिर नींद आ गई। दूसरे दिन ही आंख खुली, सलाबो मौजूद नहीं था। किसी ने कैबिन से अंदर झांका और मुझे जागते हुए देखकर बोला, मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं जनाब? मेरा साथी कहाँ है? मिस्टर माइकल कैप्टन जोसेफ के पास हैं। क्या उसने नाश्ता कर लिया? जी हाँ, कैप्टन जोसेफ के साथ। ठीक है, तुम मेरे लिए नाश्ता ले आओ, मैंने कहा और वो चला गया। लजीज नाश्ता मेरे सामने लाकर सजा दिया गया और मैं उसे खाने में मसरूफ हो गया। नाश्ते से फारिग भी नहीं हुआ था कि सलाबो वापस आ गया। खुश नजर आ रहा था। हेलो मिस्टर एल्बर्ट, कैसे मिजाज हैं? मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा, गोया अभी तक मुंह फूला है। मेरा कसूर तो बताया जाए हजूरे वाला, उसने कहा और मैंने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और खामोशी से उसे देखने लगा। बाहर चलोगे? चंद लम्हात के बाद वो बोला, जहाज की रफ्तार सुस्त हो गई है। मैंने कहा, जी हाँ, वो लंगर अंदाज होने वाला है, सलाबो ने जवाब दिया। क्या हम लंदन पहुंच गए? हजूर बाहर तो तशरीफ ले चले, सलाबो ने कहा और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। चंद लम्हात के बाद हम अर्शे पर थे, लेकिन मुझे एक हैरानकुन मंजर नजर आया और मैं मुतज्जिब रह गया। अरे ये क्या? ये तो वही जजीरा है जहां से हम गए थे। हाँ, यहाँ आना जरूरी था। इन लोगों को भी कैदियों की हैसियत के साथ लेना जरूरी था जो यहाँ रह गए थे। और फिर ग्रेचर के बारे में यहाँ तहकीकात भी जरूरी थी। ओह, मैंने गर्दन हिला दी। जहाज लंगर अंदाज हो गया। फिर बहुत सी लॉन्चें जजीरे की तरफ चल पड़ी। उनमें ब्रिटिश बहरिया के जवान सवार थे। हम अर्शे से उनकी कार्रवाई देखते रहे।
सबसे पहले उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो वहां जिंदा सलामत मौजूद थे। ये सब ग्रेचर ही के साथी थे। उनके साथ जो कुछ हुआ वो मैंडोलिन ने किया था। पता नहीं ग्रेचर इस शिकस्त के बाद उनके साथ क्या सलूक करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो लंदन के बहरिया के कब्जे में आ गए थे। इन सबको गिरफ्तार करके जहाज पर भेज दिया गया और इसके बाद लाशें इकट्ठा कर ली गईं। बेशुमार अफराद इन लाशों की तस्वीरें ले रहे थे। तलाश वगैरह हुई। पूरा दिन जहाज वहीं खड़ा रहा। रात हो गई। रात को तकरीबन 11:30 बजे जहाज के लंगर उठा दिए गए। शायद यहाँ उनकी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। हम इस दौरान कई बार अरशे पर आए। यहाँ मौजूद लोगों का सलूक हमारे साथ बहुत बेहतर था, जबकि कैदी वगैरह झूठे तुम वहीं मौजूद थे। मैंडोलिन के बारे में कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। मैंने रीटा को भी नहीं देखा। पता नहीं बेचारी रीटा के साथ क्या सलूक किया गया। वो मैंडोलिन की साथी थी। कोई अंदाजा नहीं होता था। हम भी यहाँ पर ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं थे किसी से। बस सलाबों के ताल्लुकात एक कैप्टन से थे और इसके अलावा चंद और लोग जो यहाँ कोई बड़ी हैसियत रखते थे सलाबों से वाकिफ थे। मुझे सिर्फ उसके साथी की हैसियत से अहमियत दी जा रही थी। जहाज का सफर जारी रहा और वक्त मुकर्रा पर हम लंदन की बंदरगाह पर पहुंच गए। जहाज दिन के वक्त यहाँ पहुंचा था और वह समुद्र में दूर ही लंगर अंदाज हो गया। सारा दिन बिल्कुल खामोशी से गुजर गया। मैं और सलाबो इस वक्त भी सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए थे। हमें अंदाजा नहीं था कि ये लोग अब क्या कार्रवाई करने वाले हैं। फिर रात हो गई। रात को तकरीबन 11:15 बजे कुछ लॉन्चें कैदियों को लेकर चल पड़ी। इन कैदियों में पहली बार मैंने मैंडोलिन को देखा। मैंडोलिन की हालत बहुत खराब थी। चेहरा उतरा हुआ, बाल बिखरे हुए, बेहद परेशान नजर आ रहा था। ताहम उसकी निगाह हम लोगों पर नहीं पड़ी। कैदी थोड़े थोड़े करके जाते रहे। लाशें भी शायद रवाना कर दी गईं और इसके बाद बहरिया के उस कैप्टन ने, जो सलाबों का दोस्त था, हम लोगों से दरख्वास्त की कि हम लोग भी चलें। हमें एक अलग लॉन्च में लाया गया और उस वक्त भी इन लोगों का रवैया हमारे साथ बेहतरीन था। यहाँ के पुलिस ऑफिसर हमारे मुंतजिर थे। हमें एक पुलिस कार में बिठाकर ले जाया गया और थोड़ी देर के बाद हम पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में पहुंच गए। हेडक्वार्टर की इमारत के एक शानदार कमरे में अफसर आला ने हमसे मुलाकात की और इसके बाद वो कहने लगा, मिस्टर एल्बर्ट और मिस्टर माइकल, आप लोगों ने जिस तरह हुकूमत की मदद की है और बहरिया के जरिए जो मालूमात हमें फराहम की हैं, उसके लिए हम दिली तौर पर आपके शुक्रगुजार हैं। हुकूमत आपके लिए बेहतरीन निगारशात तरतीब दे रही है। जो वाक़यात मिस्टर माइकल ने हमें सुनाए थे उनके तहत यह अंदाज़ा कायम कर लिया गया था कि स्मगलरों ने आपके गिर्द एक जाल बुना है और आप लोग सिर्फ उस जाल में फंस गए हैं। चुनाचे वक्ती तौर पर तो मैं आपको ये इतला देता हूँ कि अब आप पर लंदन पुलिस का कोई केस नहीं और आप यहाँ एक आज़ादी शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अगर आप यहाँ से कहीं जाना चाहें तो जिस तरह भी आपको मदद दरकार होगी, हुकूमत आपकी मदद करेगी। वक्ती तौर पर आपके लिए एक रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर दिया गया है। बराह करम वहाँ क़याम करें। इसके बाद आपको आइंदा मामलात से मुतला कर दिया जाएगा। बहुत खूब, हम इस बात के लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, सलाबों ने जवाब दिया। पुलिस ऑफिसर ने हमें एक कार में बिठाकर रवाना करा दिया। ये एक प्राइवेट रिहाइशगाह थी, एक खूबसूरत फ्लैट जहाँ 2 खादमाएं मौजूद थी। एक तकरीबन 18 साल की उम्र का लड़का भी यहाँ था। खादमाओं को देखकर सलाबों ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ दबाया। भाई वाह, पुलिस की खादमाएं हैं लेकिन शक्ल सूरत की बहुत अच्छी मालूम होती हैं। इसका भी ख्याल रखना कि पुलिस की फराहम करदा हैं कहीं इत्मीनान से जेल खाने की हवा ना खिलवा दे। हाँ हाँ, ख्याल रखा जाएगा। मगर ये बताओ, 2 हैं, क्या तुम भी इनमें से किसी का ख्याल रखना चाहते हो? मुझे इन फजूल बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। कम से कम जेल की हवा खाने से तो बचा रहूंगा। मैंने जवाब दिया और सलाबो हंसने लगा। खादमाओं ने अपना तारुफ करवा दिया। एक का नाम हेलन और दूसरी का पट्रीशा था। दोनों ही जवानुल उम्र थी और अच्छे अखलाक की मालिक थी। पढ़ी लिखी मालूम होती थी। थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद अंदाजा हो गया कि वो हमारी खादमाओं की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी अपनी वो पोजीशन नहीं है जो खादमाओं की होती है। ये महसूस करके सलाबो होशियार हो गया। लड़के का नाम पीटर था। वो भी अच्छी तबीयत का मालिक था। वैसे वो दर हकीकत यहाँ का खादिम मालूम होता था। खाने वगैरह पकाने का काम उसी के जिम्मा था। रात के आखिरी हिस्सा में हमें सोने का मौका मिला और दूसरे दिन हम 11 बजे तक सोते रहे। फिर जागे नाश्ता किया और इसके बाद अपनी जगह बैठकर एक दूसरे से गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। पट्रीशा और हेलन भी आ गईं। वो हमसे इन मामलात के बारे में सवालात कर रही थीं। गोया उन्हें हमारे बारे में तमाम तर वाकफियत हासिल थी। दोपहर को 1 बजे पुलिस के अफसर आला मिस्टर बर्ट का फ़ोन मौसूल हुआ। मिस्टर बर्ट ने हमें पुलिस हेड ऑफिस पहुंचने की हिदायत की थी। उन्होंने कहा था कि वो हमारे लिए गाड़ी भेज रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम पुलिस हेड ऑफिस के एक अजीम शान हॉल में मौजूद थे, जहां बहुत से बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हमसे हमारे बारे में मालूमात हासिल की जाने लगी। सलाबो पहले ही से कहानी गढ़कर रख चुका था। इस कहानी के तहत हम दरअसल सयाह थे जो मुख्तलिफ मसाइल में फंसते हुए लंदन तक आ पहुंचे और फिर यहाँ भी हम स्मगलरों के जाल में फंस गए, जिन्होंने हमारे खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके हमें बेइंतहा परेशान कर दिया और इस तरह हमें अपने जाल में फांस कर हमसे कुछ काम लेना चाहते थे। सलाबो ने बताया कि उसने अपने इंसानी जज्बे से मजबूर होकर पुलिस से राब्ता कायम किया और उन 2 खतरनाक स्मगलरों के बारे में इतला दी
जो इंतहाई खौफनाक कारनामे अंजाम दे रहे थे। और इस तरह पुलिस ने बहरिया की मदद से न सिर्फ ये कि एक पुरस्राज जजीरा दरियाफ्त किया, बल्कि 2 खतरनाक स्मगलरों को भी गिरफ्तार कर लिया। ग्रेचर के बारे में भी यही पता चला कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर हमें जो तफसीलात मालूम हुई वो कुछ यूं थी कि ये दोनों हजरात इंतहाई बाअसर थे और पुलिस बार बार शक के बावजूद उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत हासिल नहीं कर सकी जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता। हर बार वो अपनी चालाकी से बच जाया करते और अपने ताल्लुकात से काम लेकर उन तमाम अफसरों को परेशान किया करते जो उनके खिलाफ तहकीकात पर आमादा होते। यूं उन दोनों की उजारादारी चल रही थी, लेकिन पुलिस भी तहिया किए हुए थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो सका उनका कच्चा चट्ठा मालूम करके उन्हें सजा दी ही जाएगी। इस सिलसिले में पुलिस को नुमाया कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हो सकी थी, लेकिन हमारी वजह से बिल आखिर पुलिस ये अजीमुशान कारनामा अंजाम देने में कामयाब हो गई। और अब उन दोनों की गुलू खुलासी नामुमकिन थी, क्योंकि बेशुमार कत्ल और गारतगरी की वारदातें उनके नाम से वाबस्ता थीं और ये इतना कुछ कर चुके थे कि उन्हें मुआफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पुलिस के अफसर आला ने हमारी खिदमत का इतराफ़ करते हुए हमसे कहा कि हमें इन खिदमत के सिले में बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। इसके अलावा हमें लंदन की शहरियत भी मिल सकती है, या अगर हम यहाँ से कहीं जाना चाहें तो हुकूमत हमारी मदद कर सकती है। इस मौका पर सलाबो ने अपना मकसद बयान किया और कहा कि वो मुस्तकिल तौर पर लंदन में रहना चाहते हैं। उसके लिए किसी माकूल रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर दिया जाए। पुलिस ऑफिसर ने वादा किया था कि इस सिलसिले में बहुत जल्द हमें इतला दी जाएगी। हमारी बेहतरीन पजीराई की गई। हम लोग यहाँ से फारिग होकर फिर अपनी उसी रिहाइशगाह पर पहुंच गए जो कि आर्जी तौर पर हमें दी गई थी। मैंने सलाबो से इस बारे में सवाल किया, सलाबो अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हें याद है मेरे दोस्त कि तुमने मुझसे कहा था कि इन हंगामों की जिंदगी से तुम तंग आ चुके हो और अब सुकून की जिंदगी चाहते हो। इस रिहाइशगाह को हासिल करने के बाद हम यहाँ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, क्या यह मुमकिन है? मैंने सवाल किया। क्यों नामुमकिन क्यों होगा? इसलिए कि जिन लोगों को हमने कैफे किरदार तक पहुंचाया है और जो हमारी वजह से हुकूमत के शिकंजे में फंसे हैं, क्या वो हमें मुआफ कर देंगे? तुम्हारा ख्याल है कि वो या उनके साथी हमसे इंतकाम लेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है वो लोग सुकून से हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। देखो सलाबो, कम अज कम मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। अब हम इतने कमजोर और बेआसरा नहीं रहे हैं। जब हमने इस बात पर ही कमर बांध ली है कि अपने दुश्मनों के दरमियान भी उम्दा जिंदगी हासिल करके रहेंगे, तो फिर ये सारी बातें क्या मायने रखती हैं? जो कोई हमारे रास्ते में आएगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। मुकामी हुकूमत और पुलिस हमारे हक में है और हम उनके लिए एक नेक नाम रखते हैं। जो कारनामा हमने अंजाम दिया दर हकीकत वो इतना बड़ा है कि सरकारी पैमाने पर हमारी पजीराई की जा रही है। चुनाचे अब अगर चाहो तो इस जिंदगी को कुछ अरसे के लिए पुरसुकून बना लो, फिर जब इस सुकून से दिल थक जाए तो मुझे बता देना। हंगामे भला कितनी दूर रहते हैं हमसे? सलाबो ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम क्या करोगे? मैं मेरे दोस्त, मैं भी सुकून की राहें तलाश करूंगा। जहां लंदन की जेरे जमीन दुनिया है और उस दुनिया में मुजरिमों की आबादी है, वहीं यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं। हम छोटे मोटे इंसानी मसाइल से भी दिलचस्पी ले सकती हैं, बशर्ते कि तुम चाहो। रज़्म और बज़्म 2 ही चीजें होती हैं। अब जरा बज़्म आराइयां कर लें, ठीक है? अगर ये बात है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने जवाब दिया। ये हुई ना बात। अब अपने लिए कोई ऐसा मशगला तलाश करो जिसमें हमें कुछ लुत्फ भी आए, वो भी तलाश कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी रिहाइशगाह का बंदोबस्त तो हो जाए। तुम बेफिक्र रहो, मैं मिस्टर बर्ड से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें हमारी असल हैसियत से आइंदा कभी मुखातिब ना करें, क्योंकि इस तरह मुमकिन है कि हमारे दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने पर तुल जाएं। हम पूरा मन है और कभी कोई ऐसा मसला हमारे सामने आ गया जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए बायसे दिलचस्पी और तवज्जो हुआ तो हम अपना फर्ज जरूर अदा करेंगे। मेरा ख्याल है मिस्टर बर्ट ये बात मान जाएंगे। कम अज कम उन लोगों में इतनी इंसानियत जरूर है कि ये अपने मोहसिन को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करते, सलाबो ने कहा। सलाबो कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, जरा एक बात बताओ सलाबो, वतन याद तो नहीं आता? तुम्हें आता है? मैंने उससे सवाल किया और वह मुस्कुराने लगा। हाँ याद आता है, मगर उसकी याद से कुछ और बातें भी याद आ जाती हैं, और जब वो याद आती हैं तो वतन से प्यार के बावजूद दिल पर एक स्याही सी आ जाती है। हमारे साथ वहाँ बेहतर सलूक नहीं हुआ। इसमें सरजमीन वतन का क्या कसूर? वहाँ बसने वालों की बात करो। हाँ, सरजमीन वतन से मुझे कोई शिकायत नहीं। कभी वहाँ वापसी के बारे में सोचोगे? हाँ क्यों नहीं, एक बार वहाँ जरूर जाएंगे। मैं मिस्टर बर्ड से मुलाकात कर लूँ, इजाजत दो, सलाबो ने उठते हुए कहा। कब तक वापसी होगी? बहुत जल्द, उसने जवाब दिया और बाहर निकल गया। लंदन की जिंदगी हमें रास आ गई। हुकूमत की तरफ से हमें काफी मुराद दी गई थी और सलाबो वाकई ज़हीन था। उसने यह अपना मुकाम बनाने के लिए उन मुराद से फायदा उठाया। बज़ाहिर वो ऊपर से मुतमईन नजर आता था, लेकिन मैं जानता था कि वो इस किस्म के लोगों में से नहीं। उसने अपने लिए ना जाने क्या क्या तलाश कर लिया था। हुकूमत की तरफ से मिलने वाले इनाम से उसने एक छोटे से स्टोर की दाग बेल डाल दी थी, लेकिन उस स्टोर की मदद से हम कोई आला जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। स्टोर कोई खास नहीं चलता था, अमूमन नकली ग्राहक उससे खरीदो फरोख्त करते थे, लेकिन हिसाब किताब के खातों में खूब मुनाफा दिखाया जाता और कैशियर इस मुनाफा से बाकायदा टैक्स अदा करता।
गोया अब हम सनद याफ्ता शरीफ शहरी थे। अपने शरीफ शहरी होने में तो मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन दूसरा शरीफ शहरी सलाबो था जिसने जुए खानों में बेशुमार लोगों को कंगाल कर दिया था। अब उसके अकाउंट कई बैंकों में खुल गए थे। अब कारोबार बढ़ता जा रहा था। फिर हमने सरकारी फ्लैट छोड़कर एक खूबसूरत मकान में रिहाइश इख्तियार कर ली और यूं दिन गुजरने लगे। मैंने भी अपने लिए कुछ मशगले तलाश कर लिए और सलाबो की तफरीहात से तो मैं बखूबी वाकिफ था। कई बार वो बरतानिया से बाहर जा चुका था, चूंकि उसकी तफरीहात मखसूस होती थी, इसलिए अमूमन मैं इन तफरीहात में उसका साथ नहीं दे पाता था। गो उसकी ख्वाहिश हमेशा यही होती कि मैं बैरूनी मुल्क तफरीहात में उसके साथ रहूं, लेकिन मैं उसे माजरत कर लेता और अब वो इसका आदी हो गया था। हमारे पास दौलत की कमी नहीं थी, दिन रात लुटाते रहते, तब भी जिंदगी में खर्च नहीं कर सकते थे। फिर हमने जो कारोबार शुरू किया था वो भी तरक्की कर रहा था और इसकी वजह यह थी कि हमारी फर्म में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी बात यह कि हमने अपने मुलाजमीन को हर मुराद दी थी, किसी को मुसाइब का शिकार नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो भी खसूसी तवज्जो से काम करते। इसलिए फर्म दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। ये दिलचस्प बात थी कि हमने ये फर्म दौलत खर्च करने के लिए बनाई थी। कारोबार बढ़ते ही जा रहा था। इस कारोबार को जारी हुए तकरीबन 3 साल गुजर गए। मैं अपने दफ्तर में बैठा जरूरी काम निपटा रहा था कि चपड़ासी ने एक मुलाकाती का कार्ड ला कर दिया। कौन है? मैंने पूछा और कार्ड पर निगाहें दौड़ाई, लेकिन दूसरे लम्हे मैं उछल पड़ा। अरे ये? हाँ साहब, चपड़ासी बोला। क्या हुलिया है? बूढ़े से आदमी है, बहुत उम्दा लिबास पहने हुए। चपड़ासी बोला, बुलाओ उन्हें। मैं बड़ी संसी महसूस कर रहा था। फिर आने वाले को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। वह नवाब शहाबुद्दीन ही थे। कुछ तब्दीलियां जरूर हो गई थीं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आया था उनकी शख्सियत में। आप? मेरे मुंह से सरसराहट निकली। खुदा का शुक्र है, खुदा का एहसान है, शहाबुद्दीन बोले और दौड़कर मुझसे लिपट गए। मैं खुद भी उनके सीने से लिपटकर बड़ी तमानियत महसूस कर रहा था। आप खैरियत से तो हैं? तुम सुनाओ साहिबजादे, तुम्हारा क्या हाल है? खुदा का फजल है, ठीक हूँ। और वो तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? वो भी ठीक है, बुलाओ उसे। इस वक्त लापता है, रात को कोठी में मिलेगा। क्या हंगामे कर रहे हो तुम दोनों? बस शराफत से जिंदगी गुजार रही हैं। कितने बच्चे वगैरह हैं? वगैरह नहीं, फिर बच्चे का क्या सवाल पैदा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, शहाबुद्दीन हंस पड़े। गोया तुम दोनों ने शादी नहीं की? जी नहीं। अच्छा बस उठो यहाँ से, उठो। जी जरूर, मैंने कहा और शहाबुद्दीन से पूछे बगैर कि वो मुझे कहाँ ले जा रही हैं, मैं उनके साथ बाहर निकल आया। शहाबुद्दीन टैक्सी में आए थे, इसलिए मैं अपनी शानदार कार में उनके साथ बैठकर चल दिया। कहाँ चलूं? होटल डी फ्रांस, उन्होंने कहा और मैंने कार उस तरफ मोड़ दी। होटल डी फ्रांस की 8वीं मंजिल पर शहाबुद्दीन एक कमरे के सामने रुक गए। दस्तक देने पर दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा खोलने वाले को देखकर मैं दंग रह गया। ये आलिया थी। दुबली पतली आलिया में अब बहुत सी तब्दीलियां नमूदार हो चुकी थीं। वह पागलों की तरह मुझे देखने लगी। पहचाना आलिया बेटी, ये सलाबो है, शहाबुद्दीन ने कहा और आलिया संभल गई। उसने मुझे सलाम किया। कैसी हैं आप आलिया? आप तो बहुत बदल गई, आलिया ने कहा। हाँ, ये वही देहाती सलाबो है, शहाबुद्दीन बोले। हम अंदर दाखिल हुए तो एक लागिर बुजुर्ग और एक खातून बुजुर्ग को देखा। पता नहीं उन दोनों को देखकर मेरे दिल की क्या हालत हुई। जिंदगी में पहली बार दिल अजीब से अंदाज से धड़का था। दोनों ने मुझे देखा और उन पर रेशा तारी हो गया। भाई ज़काउद्दीन, आपका बच्चा। खुदा का एहसान है कि उसने मुझे सुरखरू किया। शहाबुद्दीन साहब की आवाज भर्राई हुई थी। बुजुर्ग खातून अपनी जगह से उठी और फिर एक चीख मारकर गिर पड़ी। शहाब, इन्हें संभालो, बुजुर्ग ने कहा और मेरे नजदीक पहुंच गई। मुझे देखते रहे, फिर मुझसे लिपट गई। मुझे पहचानते हो बेटे? बुजुर्ग ने कहा। मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ। जी? मेरा दिल जैसे बंद होने लगा। और वो तुम्हारी माँ है? मेरी माँ? मैंने बूढ़ी माँ की तरफ देखा और दिल ने कहा, माँ, वो तेरी माँ है। मैं पागल हो गया। इस जिंदगी में कभी मेरी शिनाख्त हो सकेगी, मुझे भूलकर भी ये ख्याल नहीं आया था। बहरहाल हैरत जरूर थी, लेकिन दिल ने तमाम कहानी सुना दी। बुजुर्ग खातून को होश आ गया। कमरे का माहौल बेहद दर्दनाक हो गया। फिर शहाबुद्दीन की जुबानी मैंने अपनी कहानी सुनी। नवाब ज़काउद्दीन बहुत बड़े जागीरदार थे। 12 साल हो गए थे शादी हुए, कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद खुदा ने उन्हें जुड़वां बेटों से नवाजा और वो एक की बजाय 2 बेटों के बाप बन गए। दोनों बेटे हमशक्ल थे, लेकिन तकदीर ने खेल खेला। नदी में तुगयानी आ गई और सैलाब ने पूरी बस्ती तबाह कर दी। उनके दोनों बेटे पानी में बह गए। मियाँ बीवी दूसरे बहुत से लोगों के साथ बच गए, लेकिन दोनों बच्चे ना मिले। बस्ती के एक एक फर्द की लाश मिल गई, लेकिन बच्चों का कोई पता न चल सका। ज़काउद्दीन को यकीन था कि वो दोनों बच गई हैं, लेकिन कहाँ हैं इसका कोई पता नहीं चल सका। वक्त गुजरता गया। ज़काउद्दीन के यहाँ और कोई औलाद नहीं हुई। शहाबुद्दीन ज़काउद्दीन साहब के मामूजाद भाई थे। इसके बाद मेरी कहानी शुरू हो गई और मैं शहाबुद्दीन को एक हादसा के तहत मिला।
फिर हमारी दूसरी मुलाकात अजीब हालात में हुई। फिर एक दिन बस्ती से शहाबुद्दीन को मेरी कहानी मालूम हुई, जहां मैं परवान चढ़ा था, और ना जाने क्यों शहाबुद्दीन को यह शुबा हुआ कि हम दोनों बिछड़े हुए ज़काउद्दीन के बेटे ना हों। तब उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी और शवाहिद जमा होते गए। इसके बाद से वो हमारी तलाश में सरगर्दा थे। हमें पूरी दुनिया में तलाश किया जा रहा था कि शहाबुद्दीन के कारकुन ने उन्हें सलाबो एंड सलाबो के बारे में इतला दी, और इस नाम को सुनकर वो दौड़ पड़े। मेकअप की वजह से वो तो मुझे नहीं पहचान सके थे, लेकिन मैंने उन्हें पहचान कर खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया। अनोखी दास्तान थी। सलाबो कमबख्त मेरा भाई था, ये सुनकर मैं पागल हो गया था। मैंने मेकअप उतार दिया और फिर सलाबो की तलाश जारी हो गई। वो अपने ठिकाने पर नहीं मिलता था। बहरहाल मैं उन लोगों को लेकर अपनी कोठी वापस आ गया। रात को सलाबो हस्बे मामूल पहुंचा। मैंने पहले उसका चेहरा साफ कराया और फिर उसे लेकर सबके सामने पहुंचा। बाद के मनाजिर हैरत, गम और खुशी के मिले जुले तासुरात से मामूर थे। सलाबो को मैंने जिंदगी में पहली बार रोते हुए देखा। सारी रात जागते हुए गुजरी। हमारे माँ बाप फरते मुसरत से पागल हुए जा रहे थे। खुद हमारी कैफियत भी उनसे महफूज ना थी। बात के हालात भी दिलचस्प थे। आलिया बेगम ने मेरी वजह से शादी नहीं की और लोगों को बता दिया था कि उन्हें मुझसे वो हो गई है। शहाबुद्दीन चूंकि खुद भी मुझसे मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो आलिया को शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और फिर मेरी शादी आलिया से होने से कौन रोक सकता था। भाई सलाबो, जिनका असल नाम रजाउद्दीन था, माँ बाप के मिल जाने से राह रास्त पर आ गई और फिर उनकी शादी भी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। हम खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। अलबत्ता एक तनाज़ा हमारे दरमियान मौजूद था, वो ये कि हम में से कौन बड़ा है। असल बात यह है कि मेरी वालदा भी इस सवाल पर शर्मा जाती हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही शक्ल के मालिक हैं और उन्हें याद नहीं कि हम में से कौन दूसरे से आधा घंटा बड़ा है।